हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में, जहां हम आपको रोजाना सुनाते हैं मनोरंजक और सीख भरी कहानियां। आज भी हम आए हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ, जो है अकबर बीरबल की कहानियों में से, और कहानी का नाम है कुएं का पानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक किसान था, वो बहुत ही परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों के बहुत ही नजदीक था, इसीलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब तो उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन वह यह मौका छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसीलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वायदा कर दिया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदना एक अच्छा मौका था, इसीलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चित हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसे को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात में खत्म होगी और वह कुआं खरीदने के लिए अगले दिन जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो न सका। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वह कुआं खरीदने के लिए निकल दिया अपने घर से। उस आदमी के घर पहुंचकर किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा अकबर के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? वो था राजा अकबर का दरबार। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी बात सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वो कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे, इसीलिए राजा अकबर किसी भी मामले में फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने आप पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर
राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगा दिया। अब बच्चों और मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप ये बताओ कि इससे आपको क्या सीखने को मिला। तो आज की सीख ये है कि अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, साथ ही धोखे देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान भी करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। समझे दोस्तों? आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही और प्यारी, मनोरंजक और सीख भरी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।